एक प्यारी प्यारी स्माइल चेहरे पर। और आशीर्वाद यार, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी 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 यार, सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। सर मुझे तो आज एक घर वाला जिसे जानता है नहीं तो वो भी एडवाइस दे गया। यस होता है ये, एडवाइस देके जाते हैं। यस सर, एक बार फेल हो जाओ तो भी लोग आ जाते हैं एडवाइस देने के लिए, और वो लोग आएंगे एडवाइस देने के लिए जिन्होंने कभी सीए नहीं किया है। घंटा कुछ उखाड़ा नहीं लाइफ में, वो एडवाइस देके जाएंगे। एक गंदी बात बताता हूँ और तुम्हें, एज अ पर्सन तुम कभी चेंज नहीं होते, तुम्हें तुम्हारा बचपन हमेशा याद रहेगा, है ना। बट पता नहीं है यार, लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा आ जाने के बाद में वो आदमी बहुत भारी हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। और बिना पैसे के आदमी की कीमत नहीं है, ये सत्य है जीवन का। मेरे लिए तो ऐसा ही हुआ। पैसा ही है जिसको नमस्ते करते लोग, मुझे नहीं करते। इसीलिए मैं ये समझ गया हूँ कि पैसा साइड में रखने का और फिर खुद को देखने का, और फिर खुद के बारे में फील करने का, अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कोशिश यही रहती है यार कि पैसे को साइड में रखकर खुद के बारे में सोचो। बट कई बार पुश हो जाती है चीज़ें अलग दिशा में, बट यही ज़िंदगी की सच्चाई है। तो कभी भी ध्यान रख लेना, पैसा नहीं आया तो तुम कम ज़्यादा नहीं हो। नमस्ते इधर लोग पैसे को कर रहे हैं। जब भगवान के मंदिर में जाओगे ना कभी, मुझे बहुत हंसी आती है इस चीज़ पर। बहुत हंसी आती है। गणपति के द्वार हम वहां जाते हैं जहां ऐसी आस्था है कि वहां पर मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान को भी नहीं छोड़ा। कौन से गणपति के पास जाते हैं? जो कुछ देगा, जिसके पास पावर्स है। बाकी गणपति रहेंगे ना, नहीं ये गणपति ठीक है, इधर हो जाते दर्शन, बट मुझे वहां जाना है। मेरे घर में ये तकलीफ होती है, मैं बोला यार है ना इधर गणपति बप्पा, करो ना आस्था से पूजा, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, वहां जाना है, लाइन में लगना है, भीड़ में लगकर फिर वहीं पे करना। चलो चलो। पता नहीं, मेरे लाइफ की कुछ प्रिंसिपल्स बहुत क्लियर है, मुझे टेंशन नहीं होती। मेरा परिवार के लिए जाना है ना, जाओ, कहाँ टेंशन है। अरे ये फाउंडेशन की बुक्स नहीं चाहिए रे, इंटर की चाहिए, गलत लिया है तू। अरे वो जा जल्दी भाग, वो चिन्मय को बोल मेरे बुक्स दे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरे फाउंडेशन नहीं करेगी। चलो अभी हम AS15 कर रहे थे सुबह, एक बार रिवाइज मारेंगे उसको। सो बेटा जी, शुरुआत ऐसे हुई थी। हाँ, सारे एस बता दूं, बता दूं। ये मुझे पूछना क्वेश्चन, अरे कितने दिन से मैं इस कॉफी का वेट कर, ये ठंडी है कि गर्म है? हाँ, अरे यार गर्म चाहिए यार, मैं ठंडा नहीं पी पाऊंगा, आप पी लो प्लीज। मैं बोल रहा हूँ ना, पी ले। ठीक है, आप पी लो, मैं नहीं पी पाऊंगा। हाँ हाँ, हॉट कॉफी आप पी लो, पर ही है। ठीक है। हाँ, ये सुनना भाई, मैं मेरे को गर्म कॉफी चाहिए, मैं ठंडा नहीं पी पाऊंगा, गला खराब है। वो गर्म वाली भी, पर मेरे को अच्छी वाली चाहिए, शादी वाली नहीं चाहिए, ठीक है ना। मेरे को भी पीने का एक बार देखने का, मेरे को कैसी लगती है इधर। तुम लोग पीते हो तो मेरे को ऐसा थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, क्या है इसके अंदर, कुछ तो भारी रहेगा। वैसे धीरे धीरे उसको हिलाते हो, करते हो और फिर पीते हो। मैं मेरा भिंडी को हिलाने वाला कुछ है ही नहीं यार, ऐसे ही छोटा सा कप ला के रख देते, अच्छा नहीं लगता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कसम ऑब्जर्वेशन से बोल रहा हूँ तुझे। तू तो देखते हो ना, हर रोज छोटी कॉफी आती है। तूने पिया तो अबे भिखारी जैसे मत कर यार अभी। ठीक, चलो अभी सुनते जाते हैं अभी बातें। अभी आपको ये बता रहा था मैं, AS15 में फर्स्ट होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये आपको समझ में आया होगा। फिर होता है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, जो एक साल करंट ईयर और अगले साल को छोड़कर उसके आगे का, ठीक है। मतलब एक साल तक इट इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट ओनली। बट रिटायरमेंट के पहले अगर कुछ प्लान्ड वे में आपको देने वाले हैं तो उसको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते हैं। उसके आगे जो होता है वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इट इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। और एक होता है टर्मिनेशन बेनिफिट। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। डिफाइंड बेनिफिट प्लान ये होता है कि जिसके अंदर बेनिफिट इज प्रोमिस्ड, कि आपको पूरे जीवन भर घर रहेगा रिटायरमेंट के बाद में भी, या उसके अंदर आपका मेडिकल का खर्चा हम उठाएंगे,
आपको कंसेशनल रेट में मेडिकल फैसिलिटी या आपको कंसेशनल रेट में फूड आइटम्स देंगे, जस्ट बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉय। सो दोज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए आपको एक एक्चुरी को अपॉइंट करना पड़ता है। पहले आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा, और एक्चुरी क्या करता है कि कुछ लाइबिलिटी को विजुअलाइज करता है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, वो बनता है उस प्लान की ऑब्लिगेशन। अब प्लान के ऑब्लिगेशन को समझना है तो ऐसे समझो कि एलआईसी जब आपको पेंशन देने का प्रॉमिस करती है तो उनका एक प्लान बना, पेंशन प्लान। उस पेंशन प्लान में उनकी एक ऑब्लिगेशन होगी जो उनको प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आज नहीं है, वो प्रोजेक्ट ही करनी पड़ेगी। एक एक्चुअली प्रोजेक्ट करता है कि कितने लोग मरेंगे, कब मरेंगे, कितना पैसा देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो एक प्लान ऑब्लिगेशन होगी, और उस प्लान ऑब्लिगेशन का पैसा देने के लिए उनको साइड में और एक असेट भी क्रिएट करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं प्लान असेट। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। प्लान असेट को आप अगर देखोगे तो उसको होता है डेबिट बैलेंस, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। प्लान असेट में कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एलआईसी में अगर आप पेंशन चाहते हो तो आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ प्रीमियम। वैसे एक एम्प्लॉयर क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन फॉर्म ऑफ सम कॉन्ट्रीब्यूशन एवरी ईयर। सो प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक वो डेबिट साइड में है, ये पी एंड एल अकाउंट को हिट नहीं करता है। उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो एक्चुअली करता है, और आप लिखते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न में उस प्लान असेट पर होने वाला प्रॉफिट लॉस सब चीजें कंसिडर कर एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है डेबिट साइड में, एंट्री होती है प्लान असेट टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न विल गो टू पी एंड एल अकाउंट। एक्चुअल गेन और लॉस भी आ सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो उसी के हिसाब से जाए। तो जो एक्चुअल गेन होगा वो प्लान असेट के डेबिट साइड में आएगा, एक्चुअल लॉस जो रहेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। Actuarial loss will also hit the P&L account. Actuarial gain will also hit the P&L account. Then, my dear students, you also have what I can say. I'll tell you. Then you also have कि आप प्लान असेट को बेच देते हो। क्यों बेचोगे? कि जब कभी भी ऑब्लिगेशन आएगी तो उसका पैसा कहां से पेमेंट करोगे? असेट को बेचकर उससे पैसा आएगा, उससे ऑब्लिगेशन को पे करोगे। सो प्लान असेट अगर आपको याद दिला दूं, सो ऐसा कुछ आपने प्लान असेट बनाया था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये कंट्रीब्यूशन है। बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ये सेल किया हुआ है। टू एक्चुअल गेन, और टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, बाय एक्चुअल लॉस। ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो डेबिट के कौन से आइटम पी एंड एल में जाएंगे, ये पी एंड एल में जाएगा, ये पी एंड एल में जाएगा, ये पी एंड एल में जाएगा। जो भी डेबिट साइड में आइटम आपको दिखेगा वो हमेशा ऐड ही होता है पी एंड एल में। क्यों? इधर डेबिट तो पी एंड एल को क्रेडिट। किसी भी अकाउंट में अगर डेबिट साइड में आइटम दिखे पी एंड एल का तो वो क्या होगा? हमेशा ऐड ही होगा। ये अकाउंटिंग गिमिक है। और क्रेडिट में होगा तो क्या होगा? लेस, क्योंकि वो पी एंड एल को डेबिट करेगा। डेबिट करेगा मतलब क्या होगा? लेस होगा प्रॉफिट में से। पॉइंट क्लियर? अगर आप एक्सपेंस निकालना चाहते हो तो इधर के आइटम ऐड होंगे और इधर के आइटम लेस होंगे। वैसे ही बनती है बेटा जी प्लान ऑब्लिगेशन, जिसको हम लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। अच्छा, इधर ध्यान से सुनना, एक्चुअल गेन, एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल लॉस तभी आएगा जब एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखोगे। जब एक्चुअल रिटर्न लिखेंगे तो ये नहीं आएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस माइनस एक्चुअल गेन इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल रिटर्न। सो कैन आई राइट इट डाउन? ये इधर ये भी फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस माइनस एक्चुअल गेन और एक्चुअल लॉस। ये डिवाइड नहीं है, एक्चुअल लॉस माइनस है इसलिए नीचे लिख रहा हूं। राइट, इज इक्वल टू व्हाट? एक्चुअल रिटर्न। Am I communicating clearly? Once I have done this, then I'll create another account called as plan obligation. That is nothing but, my dear friend, liability. Liability को कौन सा बैलेंस रहेगा बेटा? क्रेडिट। So I'll say buy balance brought down to balance carried down. ठीक है, फिर इधर आएगा बाय करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट ये पीयूसी मेथड से हम निकालते हैं। एग्रीड? बाय इंटरेस्ट,
ये भी पीयूसी मेथड से निकलता है, बाय पास्ट सर्विस कॉस्ट बाय यूआरपीएससी. यूआरपीएससी इज अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट. और इधर आएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक पेमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन. और इधर आएगा टू एक्चुरियल गेन. और इधर आएगा बाय एक्चुरियल लॉस. और इधर आएगा टू करटेलमेंट. करटेलमेंट का मतलब होता है कि आपने प्लान ऑब्लिगेशन को कम कर दिया है, जो क्रिएट हुई थी ऑब्लिगेशन उसको कम कर दिया, उसको कर्टेलमेंट बोलते हैं. कई बार कर्टेलमेंट विद सेटलमेंट भी होता है, वो पेमेंट की एंट्री है. कर्टेलमेंट विद सेटलमेंट मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने पेंशन स्कीम देखी होगी तो पेंशन स्कीम में आपको इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ाया गया होगा कि पेंशन इज कम्यूटेड. सो वो क्या होता था कि सेटलमेंट भी हो गया, कर्टेल कर सेटलमेंट कर पैसा दे दिया. बट पहले आपको कर्टेलमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी, फिर आपकी ऑब्लिगेशन सही आ जाएगी, फिर उसका पेमेंट कर दिया, वो सेटलमेंट है. एग्रीड. तो सेटलमेंट का टेंशन मत लेना. सेटलमेंट मतलब लाइबिलिटी सेटल्ड. तो टू कैश ऑब्लिक बैंक इट हैज कवर्ड एवरीथिंग. से यस. कर्टेलमेंट मतलब ऑब्लिगेशन को कितना कम किया. इट इज इन शॉर्ट टर्म्स इट इज लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, वो डेबिट में आया. एग्रीड. अब इसके अंदर राजा बेटा जी ये पीएनडल का आइटम है, ये पीएनडल का आइटम है, ये पीएनडल का आइटम है. यूआरपीएससी पीएनडल का आइटम इधर नहीं है, ये अमोर्टाइज होता है. पीएनडल में जाता है बट जो अमोर्टाइजेशन होता है वो वाला पोर्शन जाता है. एग्रीड. एक्चुअल लॉस पीएनडल का आइटम है, एक्चुअल गेन पीएनडल का आइटम है, कर्टेलमेंट पीएनडल का ऑप्शन है. एग्रीड. अब बेटा जी जितने भी आइटम आपको क्रेडिट में दिख रहे हैं वो पीएनडल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे. मतलब ये एक्सपेंस में क्या होगा, ऐड. और जो डेबिट में आइटम है वो क्या होंगे, लेस. तो रट्टा मारकर मत जाना, इससे करोगे तो आंसर आ जाएगा. आर वी ऑल रेडी? सो नाउ आई थिंक वी आर हियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस. कोई एक बच्चा मुझे बुक दे पाएगा क्या प्लीज? मेरी बुक आई नहीं है अभी तक. अरे यार किसने लगाया मेरा लैपटॉप? अरे आज वो विक्की की तबीयत ठीक नहीं है, इज नॉट वेल एट ऑल, तो उसके लिए गड़बड़ हो गया. नहीं रिवीजन बुक है क्या किसी के पास? नहीं ठीक है, इसके ही क्वेश्चन ले लेते हैं, सारे खत्म करते हैं. क्या है, किसी को बोलना मत बेटा. बोलेगा? क्वेश्चन नंबर मार्क करके ले लीजिए. येलो 1, येलो 1, ब्लू 3, ब्लू 3, ब्लू 7, ब्लू 8, सॉरी ऑरेंज येलो, ऑरेंज 11. ठीक है. तो मुझे एक बार क्वेश्चन का रेफरेंस दे देंगे आपको, कौन से बताया मैंने? कौन सा? येलो 1 एंड 9, 11. और ब्लू का 3, 7, 8. इज दैट ओके? यस. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट 11th क्वेश्चन येलो. बेटा मैं लेक्चर में हूं, बाद में कॉल करता हूं. क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ. 11 पर आ गए आप? मैं स्क्रीन पर नहीं दिखा पाऊंगा. हाँ रिवीजन बुक क्या?
नहीं रे, मेरे पास इधर सॉफ्ट कॉपी में नहीं है ना। एक सेकंड, ये क्वेश्चन इसमें उन्होंने फास्ट ट्रैक में डाला था ना, फास्ट ट्रैक में पीडीएफ डाला था ना। हाँ तो ये ले लेता हूँ मैं। अच्छा सिर्फ यही डाला है क्या उसके अंदर? इस बार की आपकी टेक्स्ट बुक बता देता हूँ आपको, जो नई टेक्स्ट बुक बन रही ना वैसी है। ओरिएंटेशन चेंज हो गया और ये ऐसी हो गई है, ठीक है। या इट हैड टू बी नाइस बेटा, मेरी भी बहुत जान गई इसमें। भाई ने फिर भी भसड़ मचानी थी, वो मचाई दी। येलो नहीं है इसमें, ठीक है। ब्लू के कौन से थे? ओके 3 कौन सा? अच्छा 7 वाला देख लेंगे एक बार। Are we ready? As on 1st April 2021, the fair value of the plan asset was 1 lakh in respect of a pension plan of Zilius Limited. So we have opening balance of 1 lakh. ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला है, टेंशन मत लेना। On 30th September, the plan paid out benefit of 19,000 and received inward contribution of 49,000. So plan asset का opening balance हुआ, so plan paid out the benefit. तो हमारी एंट्री आएगी बेटा जी, क्या एंट्री आएगी? डेट को हाईलाइट कर दीजिए बेटा जी, 30th सितंबर। सो हमारी एंट्री आएगी, पेड है तो ये सुनना, उसको बोलना ये मेरी पेनड्राइव लगाना बेटा, इधर मेरी पेनड्राइव अंदर। इसकी एंट्री आएगी कैश ऑब्लिक बैंक टू प्लान असेट, हाँ या नहीं? और ये कैश ऑब्लिक बैंक से हमने क्या किया? ऑब्लिगेशन को सेटल किया, पेड आउट द बेनिफिट। तो एंट्री क्या आएगी? ऑब्लिगेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक। बोलो हाँ या ना? सो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे सर ऐसा कहां बोला है? बेटा सिंपल से ट्रिक अगर आप अप्लाई करोगे तो आ जाएगा। आपने प्लान असेट को बेचोगे तो पैसा आएगा और उस पैसे से आप बेनिफिट्स पे करोगे। सो हमारी एंट्री क्या हुई? प्लान असेट को बेचा, कैश ऑब्लिक बैंक टू प्लान असेट, और फिर प्लान ऑब्लिगेशन टू कैश ऑब्लिक बैंक। इसका शॉर्टकट और एक क्या है? प्लान ऑब्लिगेशन टू प्लान असेट। असेट कम हुई और साथ साथ ऑब्लिगेशन भी कम होगी, सही है कि नहीं है? कैश कैश गॉट कैंसल्ड, बट आप कैश भी लिखोगे तो चलेगा। एंड रिसीव्ड इनवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 49,000। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा जी? कैश ऑब्लिक सॉरी प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक। On 31st March 22, the fair value of the plan asset was 1,50,000. This is the closing value, and present value of defined benefit obligation is 147,920. So, do you think so? This is the closing balance. Actuarial losses on the obligation for the year 21-22 was 600. This is actuarial losses of obligation. तो मेरी एंट्री होगी actuarial loss to obligation. Do you agree? फिर क्या बोला जा रहा है? On 1st April 2021, the company made following estimate based on its market studies, understanding the prevailing prices. Interest and dividend income after tax payable by the fund. मतलब हमें इंटरेस्ट और बाकी सबसे हमें जो पैसा मिलेगा वो 925% मिलेगा, जिसके अंदर क्या क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, डिविडेंड और फंड अपना टैक्स भर देगा। नाउ ये फंड टैक्स भर देगा मतलब क्या है, जरा सुनो। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आनंद भांगड़िया एंड LIC आर टू डिफरेंट एंटिटीज। So when LIC is investing on my behalf, they will earn return, and whatever they'll earn return, they'll have to pay tax. If Anand Bhangadia invest into mutual funds, mutual fund will earn income and they'll have to pay tax. तो फंड का पोस्ट टैक्स रिटर्न है 9.25%, और रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड गेन्स ऑन प्लान असेट, मतलब ये तो इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम हुई, बट एप्रिसिएशन की इनकम होगी 2%। ये सर नो, ये समझ में आ रहा है? अभी मेरे म्यूचुअल फंड सारे थोड़ी ना बेचूंगा मैं, तो म्यूचुअल फंड में एप्रिसिएशन भी तो हो रही है। जो एप्रिसिएशन की इनकम है वो कितनी है? 2। फंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 1, सो मेरा नेट रिटर्न है 10.25%। यस और नो?
ये सारे रिटर्न है बेटा जी एनुअल, एग्रीड। ये सारे रिटर्न कितना है, एनुअल। पूरी क्लास को समझ में आया कि नहीं आया, किसी को क्वेरी? मैंने बोला था क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, टेंशन नको लो, ट्रिकी अभी है, बट जब मैं नेक्स्ट चीज बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। और ये चीज याद करके जाने की, यस ये 10.25% कंपाउंडिंग रेट है, मतलब 6 मंथ्स का रिटर्न है 5%, राइट। तो 6 महीने का 100 के बाद में बनेगा 105। अब 105 का आप लीजिए 10%, कितना आएगा बताइए मुझे? 10.5 आ रहा है। 105 का डिवाइड बाय 2, इट इज 5.25। क्या पहले 6 महीने का रिटर्न 5% आएगा, कर कर देख लो। 100 इंटू 10% इंटू 6/12, 5%। और वापिस अब वो 6 महीना अगर कंपाउंडिंग हो रहा है तो 105 इंटू 10% इंटू 6/12, 5.25। तो बेटा जी टोटल रिटर्न आपका इधर हो गया 10.25, एग्रीड। सो एनुअल रिटर्न इनका हुआ 10.25%। अब इसमें क्वेश्चन है कि सर आपको कैसे पता चला कि इन्होंने कंपाउंडिंग किया है 6 मंथ्स का? नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने तो आंसर देखने के बाद में पता चला। क्वेश्चन में किसी माइके लाल में दम है तो इधर आकर बता दे कि 6 महीने के बाद में कंपाउंडिंग हो रहा है, कहीं पर भी लिखा है। बट ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है, मॉड्यूल को भगवान मान के इन्होंने जो किया है वो सही किया है। पहले 6 महीने के लिए 5% रिटर्न है, फिर कंपाउंडिंग हुआ, फिर उसके अंदर ऐड किया 5.25%, तो बना 10.25%, मतलब इट इज कंपाउंडेड 6 मंथली, ये इन्होंने बताया। बट ये कहीं लिखा नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्टली आंसर में चालू हो गया कार्यक्रम उनका, एग्रीड। तो आशा करता हूं कि पूरी क्लास इतना सारी चीजें लिखकर ले लेगी अपने क्वेश्चन में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो रफ में कहीं पर लिखकर ले लो, ये जरूरी है, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। वाओ, seriously wow, this is the best coffee in the Prestige. Where do they get this from? अप्पा, ओके। ये लिख कर ले लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में सताएगा ये क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है। वेरी मच यस। आर वी देयर? ओके, अब इस क्वेश्चन को बेटा जी मैं सॉल्व कर रहा हूं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट, इज दैट ओके? सो आर वी रेडी? मुझे बताइए प्लान असेट को कौन सा बैलेंस होता है? सर 10% कहां से लिया बेटा? मैंने बताया तो था, मैंने आंसर देखा था। सर हम एग्जाम में क्या करेंगे? अरे बहुत आसान है यार, ये एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। 10.25% है ना,
ये 0.25 को हटाना, 10 को डिवाइड बाय 2 करना, 5 आएगा, तो पहले 6 महीने के लिए 5% रिटर्न मिलेगा, फिर वो 105 हो जाएगा, फिर 105 पर 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5.25 फॉर 6 मंथ्स, 5 और 5.25 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10.25%। सर अगर एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा जो कल दूंगा, उस फॉर्मूला से हो जाएगा सॉल्व। इज दैट ओके? वो फॉर्मूला मैथमेटिकल है, अभी मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आई विल गिव यू टुमारो। वो स्क्वायर रूट में कुछ करना पड़ता है, वहां से करेंगे, बट मत जाओ इतनी झंझट में, मेरा भरोसा मानो हो जाएगा इससे सॉल्व। प्लान असेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। सो मैं क्या बोलूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं लिखूंगा कितना है 1 लाख, तो बेटा जी क्या मैं लिख दूं 1 लाख, वेरी गुड, इसको टिक मार्क कर दिया। फिर द प्लान पेड आउट द बेनिफिट 19,000, कौन सी तारीख को 30 सितंबर को, घाई मत करो मैं लिखा रहा हूं पहले देख लो, बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितना है बेटा 19,000। फिर राजा बेटा जी इट रिसीव्ड एन इनवर्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 49,000, तो मैं क्या लिखूंगा टू कैश ऑब्लिक बैंक 49,000, स्वीकार है। मॉड्यूल ने इसको 30,000 डायरेक्टली लिखा है, आप ऐसा नहीं करोगे, अलग अलग डेट के दिन रहेगा तो मर जाओगे। अब ये दोनों ही डेट एक ही है 30 सितंबर की। फिर आगे क्या हुआ, रिसीव्ड इनवर्ड कंट्रीब्यूशन ऑन 31 मार्च द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान असेट वाज 1,50,000, बेटा जी फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान असेट वाज 1,50,000, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, सॉरी 1,50,000 क्या, ओके ये भी हो गया। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन 147,920, खरबूजो कट मत जाना, ये ऑब्लिगेशन का वैल्यू दिया और नीचे पूछा एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसका कुछ लेना देना नहीं, ट्रिंग ट्रिंग है, टाइम पास है ये। एक्चुअल लॉसेस ऑन द ऑब्लिगेशन इज 600, बेटा इसका भी कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल लॉस ऑन ऑब्लिगेशन है, नॉट ऑन प्लान असेट, टिरिंग टिरिंग टाइम पास, इग्नोर मारना। 1 अप्रैल द कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट बेस्ड ऑन इट्स मार्केट कंडीशन, इसमें 10.25% ये दिया है, और ये कौन सा रिटर्न दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, यस और नो, दिस इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यस और नो। उन्होंने पूछा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न निकाल कर दो। सो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करेंगे तो कितनी चीजें पेंडिंग है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ये एक ही चीज पेंडिंग है कि नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस है 14 श्योर हो ना, ये 1421 का है, ये 30 सितंबर 21 का है, ये 30 सितंबर 21 का है, और ये 31 मार्च 22 का है। डू यू अप्रिशिएट? अब बेटा अगर कॉमन सेंस लगाओगे, सो जो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, उसके ऊपर रिटर्न कितना दोगे 12 मंथ्स, और जो 49,000 है उस पर रिटर्न कितना दोगे 6 मंथ्स, और जो बेटा जी 19,000 है उस पर भी कितने का 6 मंथ्स, एग्रीड। सो अगर मैं रिटर्न निकालूं आपको तो क्या मैं निकाल सकता हूं क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ओपनिंग बैलेंस, ऑन ओपनिंग बैलेंस, कैन आई नॉट से 1 लाख इंटू 10.25%, 10,250, और बेटा जी मैं लिखूंगा ऑन एडिशन, और बेटा जी एडिशन मैं आपको नेट फिगर लेकर बता रहा हूं कितना 49,000 माइनस 19,000, एग्रीड। तो मैं लिखूंगा 30,000 इंटू 5% ओनली, डोंट टेक 10.25% डिवाइड बाय 2, क्योंकि ऑल ऑफ सडन सरप्राइजिंगली उन्होंने बोला 6 महीने का कंपाउंडिंग होता है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा ट्रस्ट मी। आप 6 महीने का रिटर्न निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, 10.25 डिवाइड बाय 2, तो आपका आता 5.125, 5.125 आता, बट वो नहीं लेना है आपको, कितना लेना है 5%। वाई? क्योंकि उनका ये बोलना है कि सिंपल इंटरेस्ट 6 महीने के बाद में कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट इज नॉट 5.125, 6 महीने का इंटरेस्ट है 5%, एग्रीड। सो राजा बेटा जी इधर 30,000 इंटू 5% इंटू 6 मंथ्स इंटू 6/12, 30,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 12 इंटू 6 कितना आएगा बेटा 750। तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ जाएगा 11,000 आ गया क्या?
So if I write down my expected return year 31st मार्च को ही ना, 31st मार्च 22 को 2 एक्सपेक्टेड रिटर्न 11,000 एग्रीड. सो अब क्या टैली करो, 1 लाख प्लस 49,000 प्लस 11,000 माइनस 19,000 माइनस 1,50,000. सो मेरा आंसर आता है 9,000. कौन सी तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? क्रेडिट डेबिट साइड में आ रहा है यार, मेरा तो माइनस आ रहा है तो डेबिट कम है ना. 2 एक्चुअल गेन आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से 9,000 आ रहा है. ये टैली हो गया, क्योंकि डेबिट में आएगा तो एक्चुअल गेन आएगा. अब उन्होंने ये पूछा है कि व्हाट इज एक्चुअल रिटर्न. एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू, इसके नीचे लिखता है यार, साइड में कहां करेगा. एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुअल गेन. सो मेरा आएगा 11,000 प्लस 9,000 20,000. डू यू एग्री? सो राजा बेटा जी ये देख लीजिए, आपका आंसर 20,000 इज योर एक्चुअल रिटर्न और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है कितने पे? अपना 11 से 750 आया था. यही मैंने टोटल कैसे लिया? 11,000 आया था ना. कि बाप का राज है. बड़ा 750 होना चाहिए, ये 11,000 होना चाहिए. ठीक है, ये एक बार समझाता हूं मैं, पहले ये लिख कर ले लो. छह महीने के लिए 5% था. हाँ फिर वापस से बोलो. हाँ, आई एम सॉरी, यू आर राइट, आई एम सॉरी. ये गड़बड़ क्या हो गया? व्हेन आई यूज द वर्ड 5%, दैट इज ऑलरेडी फॉर 6 months ना. सो इफ आई टेक 10% इंटू 6/12 तो बराबर नहीं, मेरे से गड़बड़ हुई. नहीं, ये 100% मेरे से गड़बड़ हुई. 5% इज फॉर 6 months ना, सो आई कैन नॉट अगेन डिवाइड 6/12. तो मुझे क्या लेना पड़ेगा इधर, इंटू 10%. 10% निकाला था एनुअल रिटर्न, इंटू 6/12. और यू कुड ऑल्सो टेक 30,000 इंटू 5%, बट 6/12 नहीं कर सकते फिर. तो ये 750 नहीं आएगा बेटा जी, कितना आ जाएगा? 1500. तो हमारा आंसर आ जाएगा इधर 11,750. और 11,750 ये इधर आएगा. सो बेटा जी आपका एक्चुअल गेन कितना आएगा? आवाज नहीं आ रही? नो, क्लोजिंग तो नहीं, एक्चुअल गेन इधर से आएगा ना. सो ये इधर कितना लिख दूंगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ जाएगा? 11,750 ना, 8250. तो बेटा जी अगर मैं इसको ऐड कर लूं 8250 तो कितना आ जाएगा? 20,000. डू यू ऑल एग्री? सर बोलो आपका राज. अरे सॉरी यार, ऐसा मत करो. ये 1500 ही आएगा, क्योंकि 10% इंटू 6/12 होगा.
और 5% है तो डायरेक्टली इंटू 5% होगा। अभी आप लिख कर लोगे। क्या हुआ? एक सेकंड, घर से फोन आया। आई डिड नॉट पिक अप हर कॉल। अभी यार सर वो 5.5 नहीं लेंगे क्या? क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो फर्स्ट 6 मंथ्स बीत जाने के बाद हुआ है। गुड़िया शांति से सोच, ऐसा नहीं होता। 6 महीने का इंटरेस्ट 5% है। फ्रॉम व्हाट डेट यू स्टार्ट देयर इज नो प्रॉब्लम। कंपाउंडिंग 6 महीने के बाद होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आनंद भांगड़िया ने इन्वेस्ट किया 30 सितंबर को, कंपाउंडिंग होगा 6 महीने बाद, तो 5.5 कैसे परसेंट लूंगा यार? 5% ही लूंगा ना। कभी भी चालू करो, किसी भी डेट से चालू करो, फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट विल बी हाफ ऑफ दैट, ऑफ 10%, not 10.25%. Do you understand what I'm saying? This is common basic maths. Appreciate this. Hello, hello. I'll have to leave a little early. मैं समझा दूंगा पूरा, बट मुझे निकलना पड़ेगा कुछ। I'll have to go. सो मेरी बात सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को पूरा कॉन्क्योर करते हैं और इसके टाइप के क्वेश्चंस मुझे अभी लेने पड़ेंगे और ये क्वेश्चंस लेकर मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? शांति से सुनो। किसी भी समय में अगर आप रिटर्न निकालोगे तो कौन सी डेट को कर रहे हो, उससे क्या प्रॉब्लम है? आप 1 जनवरी को कर लो। 1 जनवरी को रिटर्न करोगे तो 31 मार्च और उसके आगे के 3 महीने और, तो आपको कितना आएगा बेटा जी? आपको रिटर्न तो 5% ही आएगा ना। इट कैनॉट बी 5.5 बिकॉज कौन से पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं। जब से मीटर चालू हुआ तब से पहले 6 महीने के लिए 5% मिलेगा, उसके अगले 6 महीने के लिए कंपाउंडिंग होने की वजह से 5.25% मिलेगा, ठीक है? तो यहां पर इन्वेस्ट हुआ है, कितना इन्वेस्ट हुआ है? 30,000। कौन से तारीख को इन्वेस्ट हुआ? 30 सितंबर। आप डेट देखो ही मत, कब इन्वेस्ट हुआ है वो देखो मत। 6 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ है ना, तो 5% ही मिलेगा। 6 महीने के बाद में 5.25% चालू होगा। अप्रिशिएट दिस। अब राजा बेटा जी, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वापस देखिए, पहले हमने ऑब्लिगेशन को साइड में निकाला, एक्चुअल गेन और लॉस ऑन व्हाट आई कैन से लायबिलिटी हमने साइड में रखा। डू यू एग्री और नॉट? फिर मैंने बोला प्लान एसेट को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहां पे है? डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कहां पे है? क्रेडिट साइड। कंट्रीब्यूशन कहां पे है? डेबिट साइड। पेमेंट कहां पे है? क्रेडिट साइड। एक्सपेक्टेड रिटर्न कहां आएगा? डेबिट साइड। एक्सपेक्टेड रिटर्न एनुअली कितना है? 10.25%। सो अब 10.25% में हमने ये अज्यूम किया कि कंपाउंडिंग हुआ है कितना? 5%। डू यू ऑल एग्री? अब राजा बेटा जी, पहले 6 महीने के लिए 5% और रिमेनिंग 6 महीने के लिए कितना? 5.25%। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो मुझे बताइए, ओपनिंग बैलेंस पर 12 मंथ्स आएगा।
और जो इन्वेस्टमेंट किया 49 माइनस 19, क्यों 19? क्योंकि दोनों की डेट सेम ही है। सो कितना हमने इन्वेस्ट किया? 30,000 नेट नेट इन्वेस्ट किया, यस और नो? 30,000 पर हमने रिटर्न कितना लिया? 5%। इस तरीके से हमने टोटल रिटर्न निकाला 11,250 या 750, 11,750। मुझे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो ये कौन सा गेन आएगा बेटा जी? एक्चुअल गेन। एग्रीड और नॉट? अब राजा बेटा जी आपको एक्चुअल गेन पूछा है, एक्चुअल रिटर्न, तो उसका फॉर्मूला क्या? एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लस माइनस एक्चुअल गेन और लॉस। तो एक्सपेक्टेड प्लस मैंने ये किया तो मुझे कितना मिला? 20,000। यस और नो? दिस इज माय एक्चुअल रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में इसको प्रेजेंट कैसे किया गया है? इसको टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है, बट मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि आप इसको कौन से तरीके से करिए? अकाउंट फॉर्मेट में मार्क्स मिलते हैं। गुड न्यूज ये है, मैं पहले जो टफ पोर्शन था वो पढ़ा है, अभी इजी वाला बताता हूं। इधर लिखा है अल्टरनेटिवली द अबव क्वेश्चन में बी सॉल्व विदाउट गिविंग कंपाउंडिंग इफेक्ट अबाउट द रेट ऑफ रिटर्न। अब मुझे बताओ, एनुअल रेट अगर हम माने कि 10.25% है, तो 6 महीने का कितना? डिवाइड बाय 2, 5.125 आएगा, 5.125 आएगा, हाँ या नहीं? अरे रसगुल्ले, फिर तो इजी था ना, फिर तो टेंशन ही नहीं था। अभी तो मैंने उन्होंने जो आंसर निकाला वो निकाल कर बताया, और वो कैसे निकाला? ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंडिंग। बट अगर आप उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, यस और नो? ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो जल्दी से बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? और तुम बता दो तुमको समझ में आया कि नहीं है? आ गया पक्का? एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन बोला था? हाँ बेटा, ब्लू 8 बोला था क्या? सेवन देख लेते पहले। सेवेंथ अभी किया क्या? हाँ नहीं सुनो, फिर ऑरेंज का नहीं, अभी कौन सा किया हमने? 2 मिनिट थांबा था, मला बोलू द्या। कितनी देर से बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो? कितना टेंशन आ रहा है मेरे को, चीप एकदम। बेटा क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ येलो, मैं एक सेकंड बुक खोल दूं क्या प्लीज? अरे यार मेरे को भागना है जल्दी से, बाबा 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 बाबा, और नहीं जाऊंगा घर पर तो गाली खाऊंगा। कौन नाराज होंगे? कौन नाराज होगी? पागल है क्या? बाइडी नाराज ही रहती है, घर जाऊंगा तो बूंबा बूम हो जाएगी, नई टाइम पर जाऊंगा तो ऐसी बड़बड़ मत कर। तेरी अभी शादी हो जाने दे, फिर तेरे को मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए जो मैं बोल रहा हूँ बात पर भरोसा रख, बाइडी नाराज ही रहती है। ये अभी कौन सा किया था? येलो वाला किया था ना? हाँ ब्लू किया था ना? तिजाइला रहो दे। तो मैं इसकी भसड़ में इतना फंसा हूं इस बार। हाँ ये क्वेश्चन देख लो, आएगा कि नहीं आएगा? फिगर्स भी सेम है क्या? तो येलो का क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क ले लो, कर पाएंगे? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को नहीं लेते? क्या सुनाते हैं सर? मिस्टर ऋषि कोठाड़िया, घर में देख लो, माँ बाप को पता चल जाएगा। क्या बात कर रहा है यार, सब जगह एक ही स्टोरी रहती है। कुछ मतलब ये जो स्टोरी है ना वो बिल्कुल सही है। जो एक लड़की रहती है ना, पहले सबसे डरती है, घर में माँ बाप से डरती है, बाहर दूसरों से डरती है, फिर कभी किसी से, फिर वो अपनी पूरी कसर निकालती है हस्बैंड पर। क्वेश्चन नंबर 11th मैंने आपको क्या दे दिया बेटा जी? होमवर्क। ये कौन सा? येलो का। रिवीजन बैच वाले बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिले तो पॉज लेकर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या देखकर कर लेना, और मुझे मत भेजना स्क्रीनशॉट नहीं आता है, मुझे पता है स्क्रीनशॉट नहीं आता है। हाँ हाँ, अभी कौन सा क्वेश्चन बोला था बेटा उसके बाद? अरे आ रहा हूँ, थोड़ा सा टेंशन में, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। नको करो रे ऐसा प्लीज।
The following data apply to X Limited defined benefit pension plan for the year ended 31st March. Calculate the actual return on plan asset. कौन सा रिटर्न बोला? एक्सपेक्टेड या एक्चुअल? एक्चुअल. तो एक्चुअल गेन और लॉस नहीं आएगा. सर मम्मी कह रही है सर सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो बेटा जी, आई एम सॉरी मम्मी. टू ओपनिंग बैलेंस 8 लाख बाय क्लोजिंग बैलेंस. एक्चुअली गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है तो आई नीड टू गो. 1140. ये दो आइटम हो गए बेटा. बेनिफिट्स पेड कौन से साइड में आएगा बेटा? बेनिफिट्स पेड कहां पे आएंगे? सो कैन आई नॉट से बाय कैश ऑब्लिक बैंक? कितना बोलूं? बेनिफिट्स पेड है बेटा, असेट कम होगी ना, असेट कम होगी ना गुड़िया. सो बेनिफिट्स पेड कितना है बेटा जी? 2 लाख. तू ऑब्लिगेशन का बता रही है, ऑब्लिगेशन नहीं, असेट तो कम होगी ना. प्लान असेट का अकाउंट बन रहा है. एक्सपेक्टेड रिटर्न असेट में निकलेगा या एक्चुअल रिटर्न असेट में निकलेगा? 2 क्या आएगा बेटा जी इधर? कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड कैश ऑब्लिक बैंक टू प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक. याद आ रहा है क्या? सो कितना है बेटा जी? 2,80,000. बेटा अभी एक्चुअल गेन और लॉस दिया है क्या? अगर एक्चुअल गेन और लॉस नहीं दे तो अकाउंट जो रिफ्लेक्ट करेगा वो एक्सपेक्टेड नहीं करेगा, एक्चुअल करेगा. तो अब मुझे बताओ कितना आएगा? 2 लाख प्लस 11,40,000 माइनस 8 लाख माइनस 2,80,000 कितना आ रहा है? सो टू एक्चुअल रिटर्न बोलो कितना आएगा? 2,60,000. डू यू एग्री? ये हो गया टैली. सर वैलेंटाइन वीक चल रहा है, लड़कों से पूछ लो क्या हाल है उनका. मुझे लग रहा है कोई और दर्द बयां कर रहा है. लड़के हमारे तरोताजा है और एकदम अच्छे से है. क्या है ऐसा नहीं करने का. मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं. लड़की है तो और फिर रोने लगी ना कि खत्म. लड़कियों का सबसे खतरनाक हथियार रोना चालू, खत्म. 260 आ रहा है क्या? सो इस तरीके से ये आंसर आएगा. एग्रीड? आप एडलेस से नहीं करना, आसान रहेगी. एडलेस से करोगे तो थोड़ा सा कठिन जाता है क्योंकि हमारा अकाउंटिंग दिमाग चलता है. क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटा जी. ये सॉल्व कर लिया ना इसे? पक्का? चुबेड़ पे मैं बता रहा हूं. अच्छा ब्लू 3 तू बोल रहा है क्या? नहीं, एक बार इसके जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं. 7th हो गया ना बेटा? 8th करते, ब्लू का 8th. आर वी रेडी? इसको लिख लो रिवाइज बिफोर एग्जाम. रिवाइज बिफोर एग्जाम. आर वी रेडी? Rockstar Limited discontinues a business segment. Under agreement with employees union, the employees of the discontinued segment will earn no further benefit. So this is a question of curtailment. So क्या हुआ होगा? एक ऑपरेशन उन्होंने डिसकंटिन्यू किया होगा और फिर कंपनी ने बोल दिया कि अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है क्योंकि हम ऑपरेशंस को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं. बीच में ही बंद करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना. अप्रिशिएट दिस. दिस इज कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट. ये एग्जामिनर अब है ना स्टैंडर्ड का पार्ट लिख रहा है. कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट मतलब बेनिफिट्स को कम कर दिया है बट सेटलमेंट इमीडिएटली नहीं हो रहा है. सेटलमेंट आगे होगा. इसका मतलब हमारे बुक्स में लायबिलिटी दिखती रहेगी. बिकॉज एम्प्लॉइज विल कंटिन्यू टू रिसीव बेनिफिट्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बिफोर डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस सेगमेंट. मतलब उनको बेनिफिट मिलते रहेगा. इस लाइन का कोई सेंस नहीं है. ये एएस की लाइन है. सेटलमेंट नहीं हो रहा मतलब वो लायबिलिटी रहेगा और उनको बेनिफिट मिलेगा रिड्यूस्ड वैल्यू पर. रिड्यूस्ड वैल्यू पर क्यों? क्योंकि मान लो वो ऑपरेशन चलने वाला था 10 साल तो हमने 10 साल के प्रोजेक्शन के बेसिस पर कंट्रीब्यूशन किया था. एग्रीड? अब हम 10 साल चला ही नहीं रहे उसको, 4 साल के बाद में हमने बंद कर दिया. तो जाहिर सी बात है आपको जो बेनिफिट प्रॉमिस किए गए थे वो कर्टेल हो गए. एग्रीड? आगे चलते. कर्टेलमेंट रिड्यूसेस ग्रॉस ऑब्लिगेशन फॉर वेरियस रीजन.
including change in actual assumption made before curtailment. If the benefit are determined based on the last pay drawn by employees, the gross obligation reduces after the curtailment because the last pay earlier assumed is no longer valid. ये इसकी लाइन है. लाइन का मीनिंग समझा देता हूं, इसका कोई सेंस नहीं अपने क्वेश्चन के साथ. वो क्या बोल रहे हैं कि कर्टेलमेंट क्यों बेनिफिट्स को कम करता है. एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया. उन्होंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ड्रॉन सैलरी का आपको हर साल कुछ प्रपोर्शन मिलने वाला था. प्लान चलने वाला था 10 साल. तो 10 साल के बाद में लास्ट ड्रॉन सैलरी जो हो जाती, मान लो 1 लाख होती, तो 4 साल बाद कितनी रहेगी? इट कैन नॉट बी 1 लाख, इट वुड बी लेस देन 1 लाख ना. देखो ये क्या बोल रहे हैं, इफ आई से द प्लान वॉज फॉर 10 ईयर्स और प्लान का क्लॉज था कि आपको मिलेगा लास्ट ड्रॉन सैलरी का 25%, ऐसा कुछ बोला था. अब लास्ट ड्रॉन सैलरी हमने जो प्रोजेक्ट करी थी 10 साल बाद, वो प्रोजेक्ट करी थी 1 लाख. एग्रीड. अब प्लान कर्टेल हो गया क्योंकि प्लान डिसकंटिन्यूड हो गया, क्योंकि ऑपरेशन डिसकंटिन्यू, तो हम 4 साल पर पहुंच गए. 4 साल के बाद में डिसकंटिन्यू हो रहा है. तो 4 साल के बाद में सैलरी कैन नॉट बी 1 लाख, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए कितना मौका मिला? सिर्फ 4 साल ही. ये लाइन अब मीनिंग कर रही है कि देखो, कर्टेलमेंट रिड्यूसेस ग्रॉस ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन को कम करता है, प्लान ऑब्लिगेशन को, फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग चेंज इन एक्चुअल अजम्पशन मेड बिफोर कर्टेलमेंट. इफ द बेनिफिट्स आर डिटरमाइंड, ये एग्जाम्पल दिया, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट पे ड्रॉन बाय एम्प्लॉयज, द ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूसेस आफ्टर द कर्टेलमेंट बिकॉज द लास्ट पे अर्लियर अज्यूम्ड इज नो लॉन्गर वैलिड. क्लियर है? ये अभी तक टाइम पास ही चल रहा था. मतलब ऐसा गेम बजाया कि पहली 7-8 लाइन पढ़ते ही बच्चा ढेर कुछ झेप नहीं रहा है. इस क्वेश्चन को छोड़ो, अगले क्वेश्चन पर. बट देखो ये क्वेश्चन बहुत फालतू है. रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट यूआरपीएससी दैट रिलेट्स टू द पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन एट 10% of 180. Calculate the gain from curtailment and liability after curtailment to be recognized in the balance sheet of Rockstar Limited on the basis of given information. Immediately before the curtailment, the gross obligation was 6,000 based on current actual assumption. The fair value of the plan asset on the date of estimated is 5,100. Time pass. Plan asset का कोई लेना देना ही नहीं है curtailment के साथ. Curtailment is strictly related to obligation. प्लान एसेट का क्या लेना देना? मैंने आपको कर्टेलमेंट ऑब्लिगेशन में पढ़ाया था. द अनअमोर्टाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट इज 180. बेटा मुझे यूआरपीएससी के एंट्री मैंने अगर आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि आप पूरा पोर्शन लोड कर डालते हो, राइट? तो उसकी एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी? यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन. मतलब हमने ऐसा पोर्शन जो अभी तक एक्रू नहीं हुआ पूरा का पूरा लोड कर दिया था. यस और नो? बेटा जी जो हमने उसके बेनिफिट बढ़ाए थे पहले, अब हम उस बेनिफिट को कम कर रहे हैं. यस और नो? तो ऐसा मान लो ये ऑब्लिगेशन है, उसके अंदर मैंने यूआरपीएससी लोड कर दिया था पूरा. याद आ रहा? मेरी एंट्री थी यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन, वो कितना था? 180. और आगे क्या बोला? कर्टेलमेंट रिड्यूसेस ऑब्लिगेशन बाय 600 विच इज 10% ऑफ ग्रॉस ऑब्लिगेशन. अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? उन्होंने बोला कैलकुलेट द गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट एंड लाइबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड. यही बोला है ना? सो राजा बेटा जी आप मुझे एक बार बताइए, एक सेकंड. आई थिंक आई हैव टू गो सेकंड कॉल अगेन. कुछ नहीं, टेंशन मतलब मैं कर लेगा मैनेज. सांस ले भाई, हिम्मत दे. हाँ, मैंने आपको ऑब्लिगेशन का अकाउंट सिखाया था. ऑब्लिगेशन में ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट साइड. क्लियर? फिर सेकेंड चीज क्या बताया था मैंने कि अगर ऑब्लिगेशन का पेमेंट हुआ तो डेबिट साइड, फिर एक्चुअल गेन डेबिट साइड, एक्चुअल लॉस क्रेडिट साइड, करंट सर्विस कॉस्ट क्रेडिट साइड, पास्ट सर्विस कॉस्ट क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड और यूआरपीएससी भी क्रेडिट साइड. डन. अब दो चीजें रिड्यूस हो रही है, दो चीजें कम हो रही है. एक ऑब्लिगेशन कम हो रही है क्या? सो बेटा जी एंट्री थी ऑब्लिगेशन टू, नहीं ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट. ये एंट्री सिखाई थी क्या? कितना अमाउंट था? ये 600 है, ये बोला है क्लियरली.
बेटा अभी अकाउंटिंग वाइज से सीखो प्लीज, प्लीज अकाउंटिंग में। जब यूआरपीएससी थी तब मैंने उसकी एंट्री क्या करी थी, यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन करी थी पहले, और ये जब करी गई होगी तो ये रही होगी 180, बट अब वो बोल रहे हैं कि वो रिवर्स होगी 10% से। तो इसमें कोई हाथी घोड़े का लॉजिक नहीं है, वो रिवर्स होगी तो हम क्या करेंगे, ऑब्लिगेशन ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है बेटा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। बेटा मैं कल ही बताऊंगा, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में, तो नहीं इसमें गड़बड़ होगी मुझे पहले पता चल गया था। सो कल करेंगे क्वेश्चन, यार कल ही करते हैं आज, होमवर्क भी नहीं देता हूँ प्लीज। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने आपको बुलाया किया, आई एम सॉरी। ठीक है, बाय 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 बाय, या डू टेक केयर, बाय बाय।